शर्मा। उत्तर प्रदेश का आज अंतिम युद्ध यूपी विधानसभा के 7वें और अंतिम चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र जिले शामिल हैं। आजमगढ़ और जौनपुर जिले को एसपी का गढ़ माना जाता है, जबकि मऊ और गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान का असर है। वहीं बाकी जिले में बीजेपी और उसके सहयोगी अनुप्रिया पटेल की अपना दल का प्रभाव माना जाता है। इस चरण में 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें समाजवादी पार्टी के 45, बीजेपी के 47 उम्मीदवार शामिल हैं। आपको बता दें कि पिछले चुनाव यानी कि 2017 में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 75% सीटों पर कब्जा जमाया था। 7 चरणों के लिए हर दल के जोरदार सियासी प्रदर्शन देखने को मिला था। तो यूपी में आज 7वें और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश की 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कई मतदाता मतदान के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। केंद्रीय पुलिस बल हमें प्रचुर मात्रा में मिला है। लगभग 40 कंपनियां हैं, जिसमें सीपीएमएफ 27 कंपनियां हैं और 13 कंपनी जो है अन्य राज्यों की पुलिस बल हैं। इनका प्रत्येक मतदान केंद्र पे सुरक्षित तरीके से मतदान कराने के लिए उनका व्यवस्थापन किया गया है। इसके अलावा करीब 2,500 पुलिसकर्मी प्रदेश के विभिन्न जनपदों से भी हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें निरीक्षक स्तर के करीब 600 अधिकारी हैं, उप निरीक्षक करीब 150 अधिकारी हैं, हेड कांस्टेबल करीब 600-700 ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा सिपाही वगैरह मिला के करीब 2,500 सुरक्षाकर्मी, जिनको मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए लगाया जाना था, वो हमें प्राप्त हो चुका है। उनका आज डिस्पैच हो रहा है। होमगार्ड्स की संख्या भी करीब 3,000 होमगार्ड्स हैं, जो मतदान के लिए जो लोग आएंगे उनको व्यवस्थित तरीके से क्यू में लगाने के लिए उनकी डिप्लॉयमेंट है। तो इस प्रकार से हमने हर तरह का सुरक्षा प्रबंध किया है। 7वें चरण में सियासत के कई धुरंधरों की किस्मत का भी फैसला होगा। योगी सरकार के 7 मंत्रियों की साख इस चरण में दांव पर है। वहीं कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान, अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, नीलकंठ तिवारी, गिरीश यादव, रमाशंकर सिंह पटेल, दुर्गा प्रसाद यादव, आलमबदी आजमी, शैलेंद्र यादव ललई, विजय मिश्रा, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, तूफानी सरोज, धनंजय सिंह, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अपने पिता की मऊ सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि यूपी में आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्ण आहुति का दिन है। सभी मतदाताओं से आग्रह है कि वो विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान में पूरे जोश खरोश से भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। जौनपुर के मल्हनी सीट से जेडीयू प्रत्याशी धनंजय सिंह मतदान से पहले पूजा पाठ करते दिखे। पूजा पाठ के बाद वो मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करेंगे और आज 7वें चरण का मतदान हो रहा है। तो यूपी में आज सुबह 7 बजे से 7वें और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 54 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। इस चरण में कई मतदाता हैं और 613 ऐसे उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला आज शाम ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो चुनाव के इस चरण में बीजेपी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और धनंजय सिंह की किस्मत दांव पर है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान पहले ही संपन्न हो चुका है अलग अलग चरणों में, और अब 10 मार्च को काउंटिंग यानी कि मतगणना होनी है। लेकिन उससे पहले आज 7 मार्च और 7 मार्च को 7वें चरण का यानी कि अंतिम चुनाव सुबह 7 बजे से लगातार हो रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर
ये कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आज अंतिम चरण है और सभी सम्मानित मतदाता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की विजय के लिए मतदान अवश्य करें। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्ण आहुति का दिन है और सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान में पूरे जोश खरोश से भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। तो 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव है और किन किन सीटों पर ये लगातार चुनाव 7 बजे से हो रहा है, एक बार आपको बता देते हैं। वाराणसी, आजमगढ़, गाजौली, भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर और मऊ जिले समेत 54 ऐसी सीटें हैं। इन तमाम 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटें हैं जिन पे सुरक्षा आयोग ने कड़े इंतजाम किए हुए हैं चुनाव को लेकर, चूंकि आज मतदान है और आखिरी चरण का ये मतदान है। तो 613 ऐसे उम्मीदवार जो कि आज शाम 6 बजे तक उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो यूपी के पूर्वांचल रीजन के 9 जिलों की 54 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। यूपी में अंतिम चरण में जिन जिलों में मतदान होना है वो आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र शामिल हैं। इस चरण में कुल 613 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि 54 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में 2017 में बीजेपी ने अपने सहयोगी दल और एसबीएसपी के साथ 29 सीटें जीतकर अपनी पैठ बनाई थी, लेकिन इस बार एसबीएसपी अखिलेश यादव के साथ है और वह पिछले चुनाव में बसपा को 6 और समाजवादी पार्टी को 11 सीटें मिली थी। लेकिन 2022 में क्या होंगी समीकरणें, ये देखने वाली बात होगी। तो आज 7वें चरण के मतदान में कई मंत्रियों की किस्मत का भी फैसला होगा, जिसमें पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी जो कि वाराणसी दक्षिण से प्रत्याशी हैं, अनिल राजभर जो कि वाराणसी की ही शिवपुरी सीट से प्रत्याशी हैं, रविंद्र जायसवाल वाराणसी उत्तर से प्रत्याशी हैं, गिरीश यादव जो कि जौनपुर से हैं और रमाशंकर पटेल जो कि मिर्जापुर की मड़िहान सीट से प्रत्याशी हैं। ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे जिनकी किस्मत का फैसला आज शाम तक हो जाएगा। और देखिए, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को छोड़कर सपा में गए थे पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान जो कि मऊ की घोसी सीट से है। अब भाजपा का साथ छोड़कर इस बार उन्होंने गठबंधन कर लिया है समाजवादी पार्टी यानी कि सुभासपा और पूर्व मंत्री भी जो कि सुभासपा के अध्यक्ष हैं वो भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इन सभी दिग्गजों का फैसला अब 10 मार्च को हो जाएगा। उधर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी मऊ सदर सीट से प्रत्याशी हैं। आजमगढ़ से हमारे संवाददाता दीपक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आजमगढ़ की तस्वीरें आप किस तरह से देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, आजमगढ़ में लगातार हम कहते आए हैं कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का एक समय में गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2017 के बाद की क्या तस्वीरें वहां की बदली है, क्या है वहां के स्थानीय मुद्दे और किन किन मुद्दों को जहन में लेकर वहां का मतदाता निकल रहा है मतदान करने के लिए, पूरी समीकरणें आपसे जानना चाहेंगे। ये बता दें कि आजमगढ़ के 10 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह से जैसे मतदान 7 बजे शुरू हुआ, सभी बूथों पर भीड़ देखी जा रही है और लोग भारी संख्या में निकलकर मतदान के लिए आ रहे हैं।
बिल्कुल, भारी संख्या में लोग निकल रहे हैं। वो उत्साह निश्चित रूप से लोगों में बरकरार होगा, क्योंकि देखिए सुबह का समय है अभी दीपक। ऐसे में सुबह सुबह लोग ज्यादा कोशिश करते हैं कि धूप आने से पहले हम अपने अपने घरों से निकलें और मतदान करें, बाद में कोई और काम करें। तो वो उत्साह निश्चित रूप से उनके भीतर। जी, कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि महिलाओं की संख्या बूथों पर ज्यादा है। वो पहले मतदान करना चाहती हैं, फिर उसके बाद अपना जो प्रतिदिन रूटीन का काम है घरों का वो करना चाहती है, इसलिए महिलाओं की संख्या बूथों पर अभी ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, आप बने रहे दीपक हमारे साथ। गाजीपुर से करुणेंद्र राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करुणेंद्र, गाजीपुर में क्या लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए पिछली बार की अगर हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, तो इन तमाम 54 सीटों पर बीजेपी ने अच्छा खासा दमखम दिखाया था, लेकिन 2022 में क्या होंगी तस्वीरें, ये तो 10 मार्च को पता चलेंगी। गाजीपुर की क्या है समीकरण? पूजा जी, आपको बता दें कि अंतिम विधानसभा चुनाव के अंतिम व 7वें चरण में मतदान आज जिले में 7 विधानसभा सीटों पे हो रहा है। यहां कुल 94 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 28,13,155 मतदाता करेंगे। जी, आज सुबह से मतदान केंद्रों पे लाइन लगी हुई है। मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। अब देखना यह है कि 10 तारीख को किसके सर ताज सज रहा है। जी पूजा। ठीक है, शुक्रिया करेंगे आपका। सुशील तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजीपुर से, और मृगांक प्रभाकर जौनपुर से जुड़ गए हैं। सुशील, सबसे पहले आपके पास आते हुए, गाजीपुर में आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए इससे पहले जो 6 चरणों का चुनाव हुआ है, करीब करीब 60% हम देख रहे थे कि शाम 6 बजे तक का मतदान जा रहा था, लेकिन आज क्या लग रहा है? वो उत्साह निश्चित रूप से यहाँ पर देखा जा रहा होगा गाजीपुर की जनता में। आसपास के इंतजाम किस तरह से देखे जा रहे हैं चुनाव आयोग की ओर से, बताइए। बिल्कुल, जिस तरह गाजीपुर में मतदान में लोग शांतिपूर्वक मतदान कर रहे हैं, काफ़ी उत्साह दिख रहा है। तमाम पुलिस फोर्स भी मौजूद है। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार जो पुलिसकर्मी है, मैं मतदान केंद्र में खड़ा हूँ, बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी खड़ा हुआ है। तो शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए पुलिस ने पूरी चौकसी बरती हुई है। तमाम जो उनके सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और जो और भी अधिकारी हैं लगातार यहाँ आ रहे हैं। जो थाने के थानाध्यक्ष हैं वो भी लगातार मतदान केंद्र पर पहुँच रहे हैं कि कोई ऐसी घटना ना हो सके, क्योंकि जो यहाँ पर कड़ी टक्कर है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो पूरा एक जो माहौल है बहुत ही शांतिपूर्वक है। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। आप ग्राम प्रधान हैं, क्या नाम है आपका? महेंद्र पाल। महेंद्र पाल जी, आप ग्राम प्रधान हैं, तो ऐसे में क्या मुद्दे देखते हैं? आप तो यहाँ अपने गाँव में काम भी करते हैं। कौन सा गाँव है ये? जी सर, ग्राम सभा शादीवादी। ये शादीवादी, आपका पीछे मतदान केंद्र भी है। जी सर। तो ऐसे में किस तरह की समस्याएं आप देखते हैं प्रधान होने के नाते? यहाँ पे सर देखिए, समस्याएं तो छोटी मोटी जो आम जनता की होती है वो है ही। सबसे ज्वलंत समस्या यहाँ की NH की ओर लेकर के है कि नेशनल हाईवे के ऊपर कहीं कट नहीं दिया गया है, जिसको लेकर के आए दिन एक्सीडेंट होता है। और विद्यालय हमारा देख रहे हैं, जैसा कि आप इसमें अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है कि गांव रोड के उस साइड है, विद्यालय इस साइड है। आज मतदान के लिए लोग आने में झिझक रहे हैं, फिर भी लोगों को इतना जागरूकता अभियान के तहत जागरूक किया गया है कि जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं। बच्चे हैं विद्यालय पर आने में इतनी समस्याएं होती है, जिसको हमने DM साहब तक संज्ञान में डाला हुआ है। यहाँ हर तीसरे दिन एक एक्सीडेंट होता है सर। सबसे ज्वलंत समस्या यही है यहाँ पर। क्या इसके अलावा? ये तो आपने बताया कि जो हाईवे बना है, हाईवे में कहीं पर कट नहीं है। कट ना होने की वजह स्कूल के बच्चे जब आते हैं तो बड़ी रिस्की उसमें आते हैं, क्योंकि जब गाँव बच्चे पार करते हैं, विद्यालय सामने है। तो इसके अलावा और क्या समस्याएं? बस सर, यहाँ की जो स्थानीय आम समस्या जैसे महंगाई और बेरोजगारी, यही मेन समस्या है, जिसको लेकर के यहाँ भी लोग त्रस्त हैं। और आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ के निवासी हैं, तो और क्या समस्याएं दिखती हैं यहाँ पर? खास तौर से ग्रामीण स्तर पर तो ये जो आवारा पशु है, प्राय रोड पर एक्सीडेंट भी होते हैं उससे, पशुओं से, और जो फसलें बर्बाद होती हैं वो तो बर्बाद होती हैं। और खास तौर से युवाओं में जो बेरोजगारी की समस्या है वो मुख्य मुद्दा है यहाँ। क्या चाहते हैं आप आने वाली सरकार से? आने वाली सरकार चाहते हैं कि कम से कम जो भी सरकार आवे, कम से कम रोजगार के नए अवसर सुलभ करावे, महंगाई पर कंट्रोल करे, ये चाहते हैं। आप युवा हैं, युवा होने के नाते मैं जानना चाहूँगा गाजीपुर में क्या स्थिति है रोजगार की? तब बेरोजगारी तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोजगार चाहिए जनता को। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? रोजगार दे।
तो देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे तो हैं ही, साथ में जो एक हाईवे का मुद्दा है, क्योंकि जो पास में पीछे गांव है और इधर विद्यालय है, तो बच्चे जब आते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। कई यहाँ पर एक्सीडेंट भी हुए हैं, तो ये कहते हैं कि बीच में कट मिलना चाहिए। और साथ में जो स्थानीय मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा बहुत ज़्यादा है गाजीपुर में खास तौर पर, और साथ में जो आवारा पशु हैं वो कभी कभी सड़क में आ जाते हैं, उससे एक्सीडेंट भी होते हैं, और जो फसलें हैं वो बर्बाद होती हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं स्थानीय जिनको लेकर लोग वोट डालने और आने वाली सरकार से ही उम्मीद कर रहे हैं कि वो कम से कम इन समस्याओं से उनको निजात दिलाए। देखिए पीछे की तरफ जो मतदान है यहाँ पर शांतिपूर्वक चल रहा है। ये शादी भादी क्षेत्र सैदपुर का है, ये गाजीपुर का ये पूरा मतदान केंद्र है। इस मतदान केंद्र में लोग सुबह से आ रहे हैं और यहाँ पर मतदाता लगातार वोट डाल रहे हैं। जो यहाँ के प्रधान, इनसे फिर से एक बार बात करेंगे। प्रधान जी, यहाँ पर कितना उत्साह दिख रहा है मतदान को लेकर? सर, मतदान को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोग चढ़ बढ़ करके मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। लगभग नियर अबाउट 60% यहाँ वोटिंग होगी, हर बार प्रायः होता है। तो इसके लिए आपने कोई अभियान चलाया या? जागरूकता अभियान के तहत बच्चों के माध्यम से हमने लोगों को जागरूक किया और बैनर पोस्टर लगा करके गांव में हमने काफ़ी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है और लोग अच्छी तरीके से वाकिफ भी हैं और जागरूक हैं। आपने मतदान किया, जब दिखाएं लोगों को मतदान आपने किया। ये देखिए इन्होंने मतदान किया है, ये मतदान करके आए हैं। आपने मतदान किया? नहीं, जा रहे हैं सर। अच्छा, आप मतदान करने जा रहे हैं, इधर आइए। किन मुद्दों के साथ मतदान करने जा रहे हैं? क्या सोचकर आप जा रहे हैं मतदान करने? हम अपने देश के भविष्य के लिए जा रहे हैं। हमारा देश अपनी जी। हाँ। तो ये मतदान करने देखिए मतदान करने जा रहे हैं, अपनी पर्ची भी दिखा रहे हैं। तो ये मतदान करने जा रहे हैं। तो और क्या क्या जहन में आपके है कि मतलब क्या सोचकर वोट इसलिए कर रहे हैं कि हमारा देश तरक्की करे, आने वाले पीढ़ियों की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम अपने वोट डालने जा रहे हैं। आपने वोट डाला? आपने डाला? हाँ भाई, इधर ये देखिए आपने वोट डाला है, युवा है जी। और किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है, क्या सोचकर वोट डाला है? सबसे पहले हमने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वोट डाला है और दूसरी बात किसान को लेकर वोट डाला है। जो इस सरकार ने बहुत पीछे है इस रोजगार के मामले में, युवाओं को बुरी तरह से लताड़ने का काम किया है। अभी इलाहाबाद से लेके पटना तक देख लीजिए। और आपने वोट डाला? जी सर। दिखाएं जरा, क्या कहेंगे, आपने क्या सोचा, क्या मन में था आपको वोट डालने से पहले? हम लोग क्या आर्मी की भर्ती के लिए हम लोग को जो 3 साल से रुकी है उम्र में छूट दीजिए सरकार से। ये आने वाली सरकार देगी भी उम्र में छूट और सरकार बनना चाहिए। तो देखा यहाँ पर जो मुद्दा है बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। युवा बहुत हैं, बेरोजगार हैं। उनका कहना है कि कम से कम जो भी सरकार आए उनको रोजगार दे। इस रोजगार के लिए ये सोचकर ये वोट है डालने आए हैं और तमाम जिस तरह यहाँ के लोग हैं वो लगातार यहाँ पर काफी उत्साहित होकर वोट डाल रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर यहाँ की चुनावी हालत पे एक बार नजर डालें तो वो तो आप बता रहे हैं लगातार सुशील, लेकिन यहाँ की जो राजनीतिक समीकरणें हैं कि किस पार्टी का यहाँ पर ज्यादा दमखम देखने को मिल रहा है, क्या वो पार्टी बीजेपी है या समाजवादी पार्टी है, अगर आप बता पाएं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी और खास तौर में समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन हुआ है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से, जो कि यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहे हैं जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र से। तो ये जो पिछली बार जो ओम प्रकाश राजभर थे बीजेपी के साथ खड़े थे, लगातार बीजेपी के साथ प्रचार किया है और इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में जबरदस्त प्रचार किया है और राजभर वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम किया है। और एक बात और है, यहाँ पर जिस तरह बीजेपी की टक्कर समाजवादी पार्टी से रहती है, जिस विधानसभा सीट में मैं खड़ा हूं, यहां से पहले समाजवादी पार्टी के ही उम्मीदवार यहां से एमएलए थे पिछले विधानसभा चुनाव में और इस बार भी यह कड़ी टक्कर बीजेपी समाजवादी पार्टी को दे रही है। तो तमाम मुद्दे तो हैं ही, साथ में यहां पर अगर बात करें समीकरण की, तो समीकरण में यहां पर जो देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरह अलका राय का अगर क्षेत्र देखें, जो अलका राय मोहम्मदाबाद से खड़ी हैं वो बीजेपी की प्रत्याशी हैं और जो उनके पति कृष्णानंद राय जिनकी हत्या हुई थी वो भी यहाँ पर भारी मतों से जीत कर गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीजेपी की टक्कर समाजवादी पार्टी से दिख रही है और जो गठबंधन है जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जिसके ओम प्रकाश राजभर अध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं ने डैमेज करने में लगे हैं बीजेपी को। पिछली बार जब बीजेपी के लिए उन्होंने प्रचार किया था, बीजेपी ने यहाँ से कई सीटें भी जीती थी। तो ऐसे में इस बार मुकाबला काफी कड़ा दिख रहा है और इस बार बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं दिख रही है। यहाँ के लोगों से जानते हैं इस बार बीजेपी की राह ठीक है, आपके पास लौटेंगे सुशील। जौनपुर से भी हमारे संवाददाता मृगांक प्रभाकर जुड़े हुए हैं। मृगांक, जौनपुर में किस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आप खड़े हुए हैं ये जानना चाहेंगे। और देखिए, अगर जौनपुर की हम सीटों की बात कर रहे हैं तो 9 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, जहां 5 पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा है, बाकी पर है समाजवादी पार्टी। 2022 में क्या होंगे यहाँ की समीकरण?
देखिए, इस वक्त हम जाफराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं और इसमें लगभग 9 विधानसभाएं हैं। वो आपने बताई दी है कि 9 विधानसभाएं, लेकिन 9 विधानसभाएं में 4 सीटें जो है 2017 के अंदर बीजेपी के पास थी, लेकिन 2012 का अगर समीकरण देखें तो 7 सीटें जो है समाजवादी पार्टी की थी। और उससे पहले अगर आप जाएं तो फिर वो मिक्स था कि उसके अंदर बीजेपी के पास भी 1-2 सीट थी, उसमें बहुजन समाज पार्टी के पास भी सीट्स थी और समाजवादी पार्टी के पास सीट्स रही हैं। तो यहाँ पे जो है हमेशा से जो है आप देख रहे हैं कि बराबर का एक टक्कर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम बूथ टू बूथ जब हम ट्रेवल कर रहे हैं तो जितने भी बूथ है, रास्ते में भी थोड़ी देर पहले हम एक बूथ पे थे, वहाँ का हमने जो है जायजा लिया। अब हम एक और बूथ पे आए हैं। ये ग्रामीण इलाका है जो जाफराबाद का है, जहाँ पहुंचे हुए हैं हम। लेकिन एक खास बात मुझे यहाँ दिखाई देती है, वो ये दिखाई देती है कि इस पोलिंग बूथ पे अगर आप नज़ारा डालेंगे तो देखिए सुबह के वक्त लंबी लंबी लाइनें जो है यहाँ पर लगी हुई हैं। ऐसा कमोवेश शहरों के अंदर नहीं दिखाई देता। यहाँ पे पोलिंग परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो पोलिंग परसेंटेज गाँव की तरफ से काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, लेकिन शहर में इतनी पोलिंग परसेंटेज नहीं दिखाई देती हैं। महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। लोकतंत्र का उत्सव है, निश्चित रूप से आप देख सकती हैं कि वोट डालने के बावजूद भी कुछ महिलाएं तो अभी भी यहाँ बैठी हुई हैं। तो गांव के अंदर तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि ये पूरा एक उत्सव है और उत्सव में किस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए वो यहाँ पे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आप हमारे साथ मतदाता ही देख लीजिए, सब लोग ज्यादातर वोट डाल के आ गए हैं, लेकिन मीडिया के साथ वो रूबरू होने के लिए यहाँ खड़े हुए। अब जब हम यहाँ आए थे तो बातचीत हुआ और बातचीत में सब लोग हमारे साथ इकट्ठे हो गए। अब मैं एक एक करके इनसे पूछता हूँ कि आखिर यहाँ का जो है मतदाता वोट डालने से पहले क्या सोच रहा है। भाई साहब, क्या मुद्दा रहा चुनाव में आप लोगों के लिए, किस सोच के नजरिए से आप वोट डाल के आए हैं? यहाँ मुद्दा था महंगाई का, जैसे लोग महंगाई से त्रस्त थे, महंगाई के नाते वोट दिए। बेरोजगारी था, छुट्टा पशु आवारा पशु जो फसलें नुकसान हो रही थी वो मुद्दा था, और विधायक जी के प्रति कुछ लोगों की नाराजगी थी जो उसके नाते लोगों ने अपना मन बना करके मत दिया है अपना जो है। आप बताइए भाई साहब, ये नाराजगी विधायक के खिलाफ है या प्रदेश सरकार के खिलाफ है? रोजगार नहीं मिला या कुछ और चीज नहीं मिली जिसकी वजह से जो है कुछ जिस तरह से भाई साहब बता रहे हैं, कुछ इस तरह के मुद्दे भी है? हाँ सर, विधायक का पर्सनल है सर और सरकार का भी है। सरकार का क्योंकि सरकार ने रोजगार एकदम नहीं दिए सर। पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ चला जा रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस स्कूल में वोट पढ़ता है यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं? जी हाँ, आते हैं। कितने बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे सर? लमसम 5-12 लमसम बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा जी, बच्चे यहाँ मान लीजिए माध्यमिक कैसे 8वीं या 10वीं तक होगा ये? इंटरमीडिएट। यहाँ से इंटर करने के बाद बच्चे जाएंगे कहाँ पढ़ने के लिए? यहाँ से सर फिर जौनपुर जाते हैं। जौनपुर जाते हैं। तो क्या अगर डिग्री कॉलेज यहीं बन जाता तो आपको लगता नहीं कि सुविधा हो जाती है, बच्चे सब यहीं से पढ़ लेते? क्यों भाई साहब? हाँ, जरूरी है, डिग्री बन जाए बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा चलिए, मान लीजिए डिग्री जौनपुर से प्राप्त कर ली, उसके बाद रोजगार वाली समस्या? रोजगार में काफी समस्या हमारे यहाँ है जी। हाँ, उत्तर प्रदेश में काफी समस्या है। इस 10 साल बीत गया है, कोई रोजगार नहीं निकला है, न कोई वैकेंसी निकली है जी। और महंगाई चरण सीमा छू रही है, इससे काफी जनता परेशान है जी। अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है, हम लोग साथ में हैं परिवर्तन। परिवर्तन तो 10 तारीख को होगा, वो बात की बात है। मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे विकास क्या हुआ है? एक सरकार हमेशा कहती है एक महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास के लिए यहाँ कोई आपको स्कूल कॉलेज बड़ा या यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल आसपास में दिखाई देता है जो सरकार ने डेवलप किया हो यहाँ पर? इस तरह से इस सरकार में तो कोई ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ। जिस हाईवे पे खड़े, ये तो हाईवे तो बना दिया। ये हाईवे 2012 का जो है पास हुआ था, जो है 2012 का हाईवे हुआ था जो है, और उस समय टेंडर हुआ था, पास हुआ। ये इस यहाँ पे है, क्या विकास हुआ है? अबे कभी भी वोट कभी भी नहीं बना था। कुछ भी हुआ, पास हुआ, लेकिन कोई बनवाया है? बताइए हमको, कोई बनवाया? कोई भी विकास किया, कोई बनवाया है? जो बोल रहे हैं कि सांड बछुए सब कुछ छोड़े हैं, हम ही लोग दूध दही खा के बछुए छोड़ देते हैं खाने के लिए दूसरे के खेत। बताइए, आप बताइए। हाँ, ये कह रहे हैं यहाँ विकास हुआ है। विकास हुआ है जी। वो कह रहे हैं कि 2012 में लेकिन पास था, बना नहीं था। इसके पहले सरकार थी उनकी, बना नहीं था। ठीक है। बहुत कुछ विकास हुआ। क्या करवाना चाहते हैं आप? क्या करवा क्या करवाना चाहते हैं आप? क्यों नहीं बनवाए? आप तो बुजुर्ग आदमी है, एक भाई आप तो बुजुर्ग आदमी है, कई सालों से चुनावों में वोट डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या है मुद्दा? सर, कोई यहाँ पे विकास नहीं है। कोई अगर विकास होता तो सब सारे लोग परेशान हैं। गुरु बर्दा नौकरी चाकरी सारे बच्चे का खत्म हो जा रहे हैं। कोई प्रकार की कोई सुविधा नहीं है।
न तो कोई विकास हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ। आप बताइए, कोई विकास हुआ है? विकास हुआ है सर, बहुत कुछ हुआ विकास। भाई साहब एक मिनट में लाइव दे दूं, उसके बाद मैं हट जाऊंगा। एक मिनट लाइव चल रहा है मेरा बीच में। अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ पे विकास का मुद्दा है, तो विकास में क्या दिखाई देता है आपको? विकास में गरीबों के लिए बहुत सुविधा मिला, गरीबों को आवास मिला, बेरोजगार आपको मकान मिला? हमें मकान मिला। अच्छा आपके यहाँ कोविड के समय से और वैसे में आप लोगों को वो पैसा मिलता रहा केंद्र सरकार से? पैसा मिलता रहा सरकार से। ये सरकार हमें बहुत अच्छी लगी और ये सरकार से हमें बहुत खुशी है कि ये आगे चल के कुछ अच्छा ही काम करे। देखिए यहाँ पे देखिए युवा वर्ग है, उसमें ज़्यादातर लोग के लिए मुद्दा कुछ और है, लेकिन साफ तौर पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि मिक्स रिएक्शन साफ तौर पे यहाँ लोगों के बीच में दिखाई दे रहे हैं और वो मिक्स रिएक्शंस के पैरामीटर्स अलग अलग हैं। किसी के लिए जो है रोजगार का पैरामीटर है, किसी के लिए छुट्टा पशु के लिए खुद वो अपने आप को दोषी मानते हैं कि सब छुट्टा पशु हम लोग ही छोड़ देते हैं, इसकी वजह से फसलें खराब हो रही हैं, इसमें सरकार का क्या दोष है। तो ये तमाम सारी चीज़ें एक और हमारे पास सज्जन मिले थे, उनका साफ तौर पर कहना ये था कि यहाँ पे जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है उसके मार्फत पैसा आ रहा है, उनके मार्फत जो है उनके पास गरीबी जो मकान है वो मिल रहे हैं, तो तमाम सारी चीजें इस तरह से दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल मृगांक। और देखिए अगर यहाँ की राजनीतिक समीकरणों पर नजर डाली जाए तो पिछली बार बीजेपी को यहाँ से बहुत उम्मीदें थी, हालांकि कुछ ही सीट पर उन्हें संतुष्ट करना पड़ा था। इस बार की सियासी जो हालत है वो थोड़ी सी अलग हो सकती है क्या? हालांकि इस बार भी बीजेपी बहुत उम्मीद कर रही है यहाँ की तमाम 9 सीटों से कि उन पर बीजेपी कब्जा कर पाएगी। पिछली बार बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने भी सीटें यहां से हासिल की थी, कब्जा किया था, लेकिन 2022 में क्या ये समीकरणें बदल सकती हैं? क्या लगता है? आप संक्षेप में एक लाइन में अगर सवाल पूछ सके तो मैं जवाब दे सकता हूं। बिल्कुल, यहाँ की सियासी समीकरणें आपसे जानना चाहेंगे। 9 में से कुछ ही सीटों पर 2017 में किया था, इस बार क्या लगता है कौन सिंधमारी मारेगा? बिल्कुल, देखिए इस सीट का जो समीकरण साफ तौर पर दिखाई दे रहा है वो आप ये देख सकते हैं कि हर 5 साल के अंदर यहाँ बदलाव साफ तौर पे इस सीट के ऊपर दिखाई दे रहा है। 2012 में सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, फिर 2017 में बीजेपी के पास चली गई, उससे पहले जो है समाजवादी पार्टी के पास सीट थी। तो ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो सिटिंग है या किसी ने रिपीट यहाँ पे किया हो। लोगों से पूछ लेते हैं। भाई साहब ये बताइए कि जो जातिगत समीकरण है, हाँ एक बात और आपको या स्पष्ट तौर पर दिखा दूँ, मुद्दे तो सब ठीक है लेकिन सारी पार्टियों ने कैंडिडेट और जातिगत समीकरण के हिसाब से ही इस इलाके में भेजे हैं। जातिगत समीकरण यहाँ क्या दिखाई देता है कि किसके फेवर में है? इस समय जातिगण नहीं चल रहा है, इस समय शिक्षा का भाव है, शिक्षा की वजह से हम लोग सरकार परिवर्तन चाहते हैं। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट्स उतारे गए हैं। हरेंद्र सिंह शायद मेरे ख्याल से यहाँ के अभी एग्जिस्टिंग विधायक कैंडिडेट, तो कैंडिडेट मायने नहीं रखता आप लोगों के लिए? नहीं, कैंडिडेट मायने रखता है हम लोग के लिए, जो सरकार अच्छी चला दे उसको मायने रखते हैं हम लोग। ये तो अभी है, लेकिन 2017 में तो एक अच्छी बहुमत से वो यहाँ से चुनाव जीत के गए थे, तब भी तो यही मायने थे कि 5 साल के अंदर मायने ही बदल जाते हैं विकास के। देखिए सत्ता परिवर्तनशील है, सत्ता परिवर्तनशील होता रहता है, ठीक जनता के अब मन में है, जब चाहे सब सत्ता परिवर्तनशील कर सकता है। इस समय बहुत दिक्कत है शिक्षा के लेकर, रोजगार के लेकर, सारी समस्याएं हैं इस समय। भाई साहब मैं आपसे पूछता हूँ, ये हमारी एंकर जानना चाहती हैं कि जो जातिगत समीकरण है यहाँ के, पहले तो मुझे बताइए यहाँ के जातिगत समीकरण क्या क्या है? जातिगत समीकरण सर यहाँ क्षत्रिय है, राजभर है। कितना होगा? जैसे लगभग 40,000 के लगभग जो है क्षत्रिय हैं, 48,000 के लगभग यहाँ जो है ब्राह्मण है, और लगभग उसी हिसाब से यादव भी हैं, और 40-42 हजार के लगभग 80 समुदाय के लोग हैं। अच्छा, जो सिटिंग विधायक हैं वो किस पर्टिकुलर समीकरण में फिट बैठते हैं? क्षत्रिय विधायक जो है क्षत्रिय जात के हैं जो है, और उनको क्षत्रिय वोट बढ़िया मिल रहा है। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन और जैसे देखा जाए तो इसका मतलब जो मुद्दे हैं चुनावों में वो बेमानी है, सरकार है अपने हिसाब से जातिगत समीकरण, जात पर चुनाव होता है, चुनाव हो रहा है, उसमें विकास का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा जबरदस्ती घुसा दिया है, इससे कोई लेना देना। चुनाव हो रहा है, सब जातिवाद पर चुनाव हो रहा है, जो जिस जात के हैं, जो जिसका सपोर्ट करना चाहते हैं उस जात को सपोर्ट कर रहे हैं। ये एनालिसिस साफ तौर पे यहाँ दिखाई देती है, और ये पूरे ईस्टर्न यूपी में मैं लगातार कह रहा हूँ कि पार्टीज ने अपने जो कैंडिडेट्स उतारे हैं, जैसे बलिया में दयाशंकर सिंह को उतारा इस सीट पे ऊपर, एक पैराशूट कैंडिडेट 6 से निकालते, लेकिन केवल जातिगत फैक्टर को देख के वहां फिट बैठाया है। मुझे लगता है कि ये मीडिया के मार्फत ये सारे मुद्दे जो है भेजे जा रहे हैं या लोगों के पास भेजे जा रहे हैं कि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा
मुद्दा होता है ये जो छुट्टा पशु का, बिल्कुल बिल्कुल मृगांक सही कह रहे हैं आप। देखिए यहाँ पर मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन जौनपुर में किसका जादू चलेगा और किस पार्टी को फायदा मिलेगा ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। कुछ जनता जनार्दन की प्रतिक्रियाएं आपको सुना देते हैं, आखिर उनका क्या कुछ कहना है। विकास को और मतलब की सुरक्षा को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर ध्यान में रखते हुए मैंने वोट दिया। आप फर्स्ट टाइम वोट किए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा मुझे फर्स्ट टाइम वोट देके। महिला सुरक्षा, देश का अच्छा भलाई सब है, यही सब है। हम सरकार को देख कर रहे हैं, हम लोग मिलिट्री रिटायर है। नई सरकार जो आएगी उससे आपको किस तरह की उम्मीदें हैं? इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, जो सरकार है उससे हमको उम्मीद है और वो हमको दिया है। मतदाता जो है अब बहुत जागरूक और समझदार है। अब अगर कोई जो है अगर ये कहते हैं इस तरीके से कि किस तरफ रुझान है, क्या कर रहे हैं, तो आपका समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप 3 टर्न लगातार देख रहे हैं कि 3 टर्न में आपका जो है फर्स्ट टर्न में जो है आप जो देखे हैं स्पष्ट सरकार आई है, जो है बसपा की स्पष्ट आई है, सपा की स्पष्ट सरकार आई है, भाजपा का स्पष्ट सरकार आई है। अब मतदाता हमारा जो है पर्याप्त समय है, वो तीनों का जो है विश्लेषण करके अपना मतदान करेगा। यह लोकतंत्र का महापर्व है और भारत का आम मतदाता, आम नागरिक जागरूक हो गया है। वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति उत्साहित है और वो यह चाहता है कि समय से और 100% मतदान करके लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाए और लोकतंत्र को भारत में मजबूत करे। पहले मतदान, उसके बाद जलपान। ये सोच करके आपने वोट? हाँ। किस तरह की सोच करके मतदाता दे रहा है वोट? क्या? महिलाओं की सुरक्षा और अपना विकास उत्तर प्रदेश का, ये सोच के लोग दे रहे हैं मतदान। महिलाएं क्या किस तरह की सुरक्षा? हर क्षेत्र में सुरक्षा और महिलाओं का विकास हो रहा है, इसलिए लोग मतदान कर रहे हैं। तो जो 2017 में था, 2017 में बदलाव करना था। आज इधर 5 साल में उत्तर प्रदेश 3 स्तंभों पर टिका हुआ है: सुरक्षा, सुदृढ़ता और स्वावलंबन। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के लिए 2017 में बहुत आवश्यक थे और विगत 5 वर्षों में इन तीनों पे बहुत अच्छा कार्य हुआ है। हर क्षेत्र में कार्य हुआ है और जो वर्तमान की सरकार है वो उन्होंने अच्छा कार्य किया है और अच्छा कार्य करने के कारण ही ये उत्साह, अभी जितने भी 6 चरण हुए हैं सब में कहीं आधा % कम, कहीं 1% अधिक यही वोटिंग रही है। ये बताता है कि नई सरकार काम से बहुत खुश हैं लोग। जी, उत्साह तो काफ़ी ज़्यादा है और परिवर्तन की लड़ाई है ये। और जो मेन है, देखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है और एम्प्लॉयमेंट की बात है। तो व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं करनी है हमको। एक व्यक्ति के विशेष पे पूरा धर्म, पूरा समाज, हर चीज़ नहीं चलेगा, तो इसको बदलना है। उसी की राजनीति, उसी के लिए वोट किया। बदलाव के लिए वोट। जी, बदलाव की, परिवर्तन।